बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पेंडोरा पेपर्स लीक हो गए, बाहर आ गए। कौन से पाकिस्तानी सियासतदान हैं, मीडिया पे आपने देख ही लिया होगा। और इन पेपर्स के लीक होने से या मंजर आम पर आने से पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और जैसे ये पनामा लीक्स और पेंडोरा लीक्स के अलावा 6 अक्टूबर को एक और इसी तरह का मामला लीक हो रहा है, मरियम लीक्स कह लें आप उसको। उससे क्या पाकिस्तान में कोई एस्टैब्लिशमेंट में, सियासत में, मुल्की हालात में कोई हलचल पैदा होगी, उस पर बात करेंगे। वो लीक्स क्या होंगे। और फिर ये एक जो हमज़ा शहबाज का दौरा है जनूबी पंजाब का, वो तो धड़ाधड़ मैदान मार रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं, बंदे तोड़ी जा रहे हैं। ये मफाहमती उनका फार्मूला, उसके तहत ये दौरा है। और ये एक दिलचस्प बात करेंगे जिक्र हम कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं कायद नून लीग के, उनके फॉलोअर, असल फॉलोअर दोनों में से मरियम या हमज़ा में से कौन है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे वो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरत वाली बात थी, वो बेल मुंडे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी या बीच में ही कट गया मामला। आपको याद होगा कि एक व्लॉग में पिछले या उससे पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था बड़ा तफसील के साथ। और मैंने कहा था कि जनाब ये तमाम जो धड़े हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, उनके साथ नहीं हो रही बातचीत। कोई एक दो धड़े हैं और ये वही धड़े हैं जो अमन मुज़ाकरात में भी शामिल हुए थे नवाज शरीफ के दौर में। और वो उस पर एहसानुल्लाह एहसान का जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का तर्जमान है, उसने भी इसी तरह का एक बयान दिया कि जनाब वो हाफिज़ गुल बहादुर जो है वो तो पहले ही इनका बंदा है, जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम तो इनके साथ मुज़ाकरात शज़ाकरात की बात जो है वो भूल जाएं। और उन्होंने कहा जनाब गुल बहादुर साहब जो हैं वो ज़रबे अज़ब के बाद, वो ज़रबे अज़ब का मैंने जिक्र किया उस व्लॉग में, तो ये तो हुकूमत के साथ, ये हुकूमत ने अपने ख़िलाफ़ ही सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। अब उसमें ताज़ा तरीन ये है कि एक आध छोटा मोटा कोई ग्रुप तहरीके तालिबान का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, वो हथियार फेंक दे तो फेंक दे, लेकिन अमलन ये फ़ैसला किया गया है दोनों ने, यानी एक पेज वाले जो दोनों हैं सियासी और एस्टैब्लिशमेंट मुक़तदरा, दोनों ने ये फ़ैसला किया ये जो है ना मुज़ाकरात शज़ाकरात वाला काम, ये चैप्टर क्लोज़ होने वाला है। ये अब बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी। वो फिर उनके साथ वही जो पॉलिसी होगी रियासत की, उसके तहत काम किया जाएगा। लेकिन वो जो मशरूत पेशकश थी कि हथियार फेंक दें तो आम माफ़ी है, ये वाला मामला जो है, चैप्टर जो है, ये मेरी इतला के मुताबिक क्लोज़ होने वाला है। और बल्कि कहते हैं कि जब आप व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक मे भी ये सिलसिला मुज़ाकरात का ख़त्म हो चुका हो, या टूट चुका हो, या बंद हो चुका हो। फिर उसके बाद रियासत क्या करेगी, वो अपनी एक पॉलिसी बनाएगी, वही ज़रबे अज़ब टाइप जो भी है। और फिर जो अमन के लिए एक रियासत कोशिशें करती है, उसी तरह की कोशिशें होंगी। ब्लैकमेल नहीं होंगे उनके हाथों, और फिर ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। बहरहाल ये तय कर लिया गया है कि एक आध ग्रुप जो होगा छोटा मोटा वो हो, लेकिन बाकी किसी के साथ, जिनके साथ शुरू हुआ था उनमें से भी दो जो 3-4 ग्रुप थे, एक ग्रुप छोटा सा वो नीम रजामंद है, बल्कि नीम रजामंद से थोड़ा सा आगे चंद 100 लोग, तो बल्कि दर्जनों वो हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और वो भी वो लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस माजी में उस तरह नहीं रहे जैसे तहरीके तालिबान के दूसरे धड़े रहे हैं। ये वो धड़ा है जो अफ़गान तालिबान की मदद के लिए वहाँ गया था, हैं पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने तखरीबी कार्रवाइयाँ नहीं की हैं। तखरीबी कार्रवाइयों वाला वो जो
फौजी स्कूल था उस पर, और इधर उधर दूसरे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें मुलव्वस जो लोग हैं उनके साथ वो चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब हम बात करते हैं हमजा शहबाज के दौरे की। पीपल्स पार्टी के विक्टिम उन्होंने गिरा दी हैं, जलसे से खिताब भी किया है और जलसा भी अच्छा खासा था और लहजा भी उनका पुरएतमाद था। तो वो नून लीग के जो बड़े हैं समझदार बीच में, उनसे मेरी बात हो रही थी एक साहब से, तो उन्होंने यही बात कि मरियम और हमजा शहबाज में से कौन असल फॉलोअर है नवाज शरीफ का। तो ये पता ही चला है जो जमात के अंदर जो लोग हैं बड़े, नायब सदूर वगैरह, यार नायब सदूर खुद मरियम, शहबाज, हमजा, नवाज शरीफ, वो कहते हैं कि जनाब असल फॉलोअर जो है मियाँ नवाज शरीफ का, जो लाइन के ऊपर चलने वाला बंदा है, जो एक लाइन खींची है नवाज शरीफ ने, उस पर अगर कोई बंदा चल रहा है तो वो हमजा शहबाज है। हमजा शहबाज को ईजी ना ले, वो भी एक बड़ा सियासतदान है उसी तरह जैसे मरियम और शहबाज शरीफ हैं, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं अपने ताया जी को, नवाज शरीफ को। जबकि मरियम जो हैं वो अभी ताया जी ने, यानी वालिद साहब ने उनके, वो लाइन सोच ही रहे होते हैं, मरियम क्रीज से बाहर निकल के एक कदम आगे निकल जाती हैं और छक्का लगाने की कोशिश करती हैं। उससे बाज़ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है उस मामले को संभालना। उनके असल जो हुक्म है या उनकी जो पॉलिसी है उसको अगर कोई बंदा फॉलो कर रहा है तो वो हमजा शहबाज है। वो मैंने कहा था ना, अथरा पुत्र होंदा घर च, उन्होंने घरों कट तो नहीं देता, लेकिन वो मुसीबत कोई ना कोई पाई रखता। वो कहते हैं मरियम नवाज वो है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी जो एहतियात का दामन है वो एक तरह से जो फैसला कर लिया हुआ है कि हाथ से छोड़ देना है। अल्लाह मालिक है, जो भी होगा। वो कहते हैं लड़ाई जो है वोट को इज़्ज़त दो देने वाली और फिर खिदमत को इज़्ज़त दो देने वाली। वो कहते हैं कि जनाब अपनी जो खिदमात हैं वो भी गिनवाएं, लेकिन वोट की इज़्ज़त की कीमत पर नहीं। ये वो कह रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही खेल खेल रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के साथ खेलती आई है। कभी शहबाज आगे नज़र आएगा, कभी मरियम को आगे कर दिया जाएगा, कभी एक बीच में दरमियाना सा रास्ता जो है उस पर आपको हमजा शहबाज खड़े नज़र आएंगे। तो इस तरह की पॉलिसी नून लीग ने बनाई है, रौला शौला डाले रखना है इन्होंने। और मामला जो है वो 2023, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, नून लीग की स्ट्रेटजी, जो नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी है, 2023 तक इस हुकूमत को चलने दें, अपने वज़न से खुद ही गिरेगी, गंदा होगी और गंदे होके इनके साथ आवाम जो करेंगे। अब भी जो हो रहा है, जितनी बददुआएं मिल रही हैं, जो भी है वो आपके सामने है। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, आप में से अक्सर उन लोगों में से हैं जो मौजूदा तर्ज़ हुकूमत है या इनकी जो नहली है या नालायकी है उस पर कुटते रहते हैं। 100% सेटिस्फाइड तो कोई भी नहीं है, दोनों धड़े PTI के अपने कारकुन सेटिस्फाइड नहीं। अब हम करते हैं मरियम लीग्स। मरियम लीग्स क्या है, लेकिन इसको मैं जोड़ देता हूँ आखिर पे उसके साथ ही जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उस हवाले से। ये पेंडोरा पेपर्स और पनामा दोनों का आप देखिएगा क्या है। पनामा पेपर्स में कोई 435 के करीब जो थे वो लोग थे पाकिस्तानी, और पेंडोरा पेपर्स में जो हैं वो 700 के करीब है। लेकिन 435 में से जमात इस्लामी लेके गई थी दरख्वास्त कि जनाब पनामा में जिनके भी नाम है, इमरान का भी नाम था, सबको पकड़े और सबके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन वो उन्होंने उस वक्त यहाँ साकब कोर्ट थी तो उन्होंने जनाब वो कहा नहीं ये केस अलग कर दे। हेड कर रहे थे आसफ सईद खोसा साहब उस बेंच को, 5 रुकनी बेंच को। तो उन्होंने कहा सिर्फ अभी हम जो है वो नवाज शरीफ वाला केस सुनेंगे।
बाकी केस कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसमें जो पेंडोरा पेपर्स है उसमें 700 पाकिस्तानी हैं जिनके ऑफशोर कंपनियाँ हैं। इसमें सबसे पहले तो उनका नाम है हमारे वज़ीर ख़जाना का शौकत तरीन साहब का, और फिर मोहन सलाही साहब काफ लीग के वफाकी वज़ीर भी हैं, और काफ लीग के बड़े रहनुमा परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे। फिर फैसल वाडा साहब पहले दौरी शरीयत वाले मामले में फंसे रहे, अब उनकी एक ऑफशोर कंपनियाँ भी निकल आई हैं। फिर वो एग्जिट वाले बोल्ट टीवी वाले शोएब शेख हैं, जो वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार साहब, उनका नाम भी है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का नाम है, शर्जील मेमन का नाम है, कुछ रिटायर्ड जर्नैल हैं, और शफातुल्लाह शाह जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे आपके मुशर्रफ के, उनका नाम भी है। इस तरह का ये सारा मामला चल रहा है। इसमें देखने वाली बात ये जो था ना पनामा, उसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग, डेविड कैमरॉन, प्योटन, और फिर आइसलैंड के कोई, और स्पेन के, वो पूरी दुनिया में कोई इस तरह नहीं उस पर हलचल हुई थी जैसे पाकिस्तान में हुई थी कि केस खोल गई है। हालांकि नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था पनामा में, उनके बच्चों का नाम था। वो 3 उनके गैर मुल्की जो असासे थे, एवन फील्ड था, और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स, और फ्लैगशिप, यही थे ना, उनके बच्चों के थे। नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था, लेकिन वो उन्होंने घेरना था, घेर लिया। ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं या गैर मुल्की कंपनियां हैं, ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है। ये कानून के मुताबिक जिस मुल्क ने, वो आप उसको कह लें कि टैक्स हेवन, वहाँ टैक्सों की छूट होती है, और पैसा कहाँ से आया, बाहर से अगर पैसा आ रहा है, कोई वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कंपनी बना रहा है, तो उसकी उस तरह जांच पड़ताल नहीं होती जैसे आम, जैसे वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का तो बड़ा मशहूर है कि वहाँ बड़ी ऑफशोर कंपनी है। तो अगर तो आपने अपने असासों में डिक्लेयर किया हुआ है उसको, MPMNS में बात कर रहा हूँ, या सरकारी अहदेदारों की बात कर रहा हूँ, अगर तो ऑफशोर कंपनियों में आपने अपने असासों में डिक्लेयर किया हुआ है, फिर वो कोई इशू नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है ऑफशोर कंपनी बनाना। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या टैक्स गोशवारों में भी आपने ऑफशोर कंपनी अपनी बता दी हुई है, जो गैर मुल्की असासों में ही ये चीज़ आती है, तो फिर भी गुड, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने इन अदारों में जिनका मैंने जिक्र किया है, टैक्स गोशवारे जो, और जो असासों के गोशवारे हैं इलेक्शन कमीशन में देते हैं आप, उनमें अगर ये चीज़ आपने छुपाई हुई है, फिर आप सादक और मील नहीं रहते। फिर आपके ऊपर वही फैसला, वही असूल, वही म्यार, वही पैमाने लागू होंगे जो नवाज शरीफ पर लागू किए गए थे। अब नवाज शरीफ वाला जो केस है, जिसका मैंने जिक्र किया कि उसका तो नाम ही नहीं था, वो तो पनामा लीक्स उस केस का नाम बन गया। पनामा लीक्स पनामा से ही शुरू हुआ था, लेकिन उनके बच्चों की, और ये कह के फंस गया कि जनाब ये है ट्रेल। जनाब बच्चों ने ट्रेल देनी थी, वो बालिग थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद ही इसमें कूदे, और फिर ज़ाहिर है केस चल पड़ा। और जब केस चला तो बुलाया उनको। तो अब ये देखें, ये अभी एक बैरिस्टर साहब जो हैं, किसी होस्ट भी करते हैं किसी प्रोग्राम को, तो उन्होंने फरमाया कि जनाब ये अगर किसी का नाम आता है तो अदालत में जाएगा, अदालत मनी ट्रेल मांगेगी, अगर मनी ट्रेल दे देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा मामला। ऐसे नहीं है। अगर गोशवारों में नहीं है जिक्र, टैक्स रिटर्न में जिक्र नहीं है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिक्र नहीं है, फिर वो बंदा उसी असूल के तहत फंसेगा जिस असूल के तहत नवाज शरीफ फंसे थे। अब आप नवाज शरीफ को पनामा केस में ना नहीं, इसको एवन फील्ड या अल अज़ीज़िया या फ्लैगशिप, इसके रेफरेंस जुर्म कि कहाँ से पैसा आप लाए, कहाँ लेके गए, और कैसे ये मिले, ये फर्में बनाई या कंपनियां बनाई, इस पे नहीं फंसे थे वो। इस पे तो मामला JIT बना के
रेफरेंस बना के उन्होंने 3 रेफरेंस बना के एहतसाब अदालत को भेज दिए थे। नैब से कहा कि बनाए रेफरेंस, उन्होंने बनाए, भेज दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो निगरान हो गए कि जल्दी जल्दी फैसला करवाएं इनसे, इनका वो अलग कर दिया गया से मामला। नहल ये हुए हैं सादक और अमीन नहीं, इन्होंने ये असासा छुपाया। असासा क्या छुपाया जनाब कि रिसीवेबल सैलरी जो थी उनकी काबिल वसूल तनख्वाह, ये फ्लैगशिप में इन्हें कोई ओहदा दिया हुआ था इनके बच्चों ने, तो वहाँ उन्होंने वो उनकी सैलरी मुकर्रर की हुई थी बतौर डायरेक्टर या चेयरमैन, जो भी ओहदा उनको दिया हुआ था। तो वो सैलरी उन्होंने वसूल ही नहीं की कभी। उनका मौक़िफ़ यह था कि मैंने जब सैलरी वसूल ही नहीं की तो मैं उसका आमदनी में उसको जिक्र कैसे करूं। इनका नहीं, ऐसी तनख्वाह जो काबिल वसूली हो, जो हासिल कर सकते हैं आप, वो भी आपकी आमदनी में कंसिडर होगी, चाहे आप उसको वसूल करते हैं नहीं करते, लेकिन वो आमदनी ही कंसिडर होगी। इस वजह से कि आपने ये आमदनी अपने गोशवारों में, जो असासों के गोशवारे हैं उनमें ज़ाहिर नहीं की, इसलिए आप सादक और अमीन नहीं रहे। इसलिए वो कहते हैं ना, पनामा के नाम पे अकामा से निकाला गया। ये सारा इशू है। अगर इनमें कोई अरकान असम्बली आते हैं और उन्होंने अपने गोशवारों में या टैक्स रिटर्न्स में जिक्र नहीं किया हुआ इन असासों का, तो उन पर जो पैमाना मुकर्रर हो गया नवाज शरीफ वाले केस में, वही पैमाना सुप्रीम कोर्ट को इस पे उसी पैमाने पे परखना पड़ेगा इस सारे मामले को। तो ये जो क्या अगर रिटर्न अपनी दे दें, वो कि जनाब रसीदें दे दें, रसीदें देने से काम नहीं बनना। रसीदें ना देने का मामला जाएगा नैब में कि भाई जी पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, जो भी है, लेकिन जो झूठ बोला हुआ है उस पर वही असूल लगेगा अकामा वाला, पनामा में पकड़ के अकामा में सज़ा, तो वही सज़ा इनको मिलेगी। खान साहब जो कहते हैं उनके आगे आता ज़रूर है, जो मैं बात कर लूँ। अब खान साहब पता नहीं इसमें फंसते हैं या नहीं फंसते। खान साहब तो शायद उनका अभी तक तो नाम नहीं आया, आगे जाके कोई आ जाए तो पता नहीं। अब बात करते हैं हम मरियम लीक्स की। वो मैंने अर्ज़ किया था एक विलाग में कि मेरे ख्याल वो 20, 22, 21 सितंबर का होगा, तो उसमें मैंने कहा था उसके चंद दिन बाद समाअत थी, हेयरिंग थी मरियम नवाज़ की एवन फील्ड रेफरेंस में, जो उनकी अपील है। तो मैंने कहा था इस पर ये कुछ नहीं होगा, इस पर सिर्फ वकील बदलेंगी और फिर वो डेट ले लेंगी। वो उन्होंने डेट ले ली। इरफान कादर साहब वकील आ गए। इरफान कादर साहब कौन है, इसमें मैं एक विलाग कर चुका हूँ। अब उसकी तारीख है 6 अक्टूबर। उन्होंने मांगा था 1 माह मरियम ने, लेकिन ये 1 माह से पहले ही 6 अक्टूबर को ये खबर ये है कि वो जो मामलात हैं जो उन्होंने बताना है अदालत को कि मुझे कैसे मुलव्वस किया गया, किसका प्रेशर था क्या नहीं था, वो दरख्वास्त मुकम्मल हो गई है, तैयार हो गई है। वो 6 अक्टूबर को दाखिल कर दी जाएगी। 99.9% ये तय हो गया है कि ना वो दाखिल कर दी जाएगी। हो सकता है हफ्ता 10 दिन और आगे चलिए, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि 99.9% हो जाएगी यार। 6 को वो दरख्वास्त जो है वो मंजर आम पर 6 अक्टूबर को मंजर आम पर आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं 12 अक्टूबर कर लें जनाब। 12 अक्टूबर में वो आपका जो हुआ था, कू हुआ था मुशर्रफ वाला, तो उस के तनाज़र में वो कहते हैं कि जनाब अदालत पता नहीं 12 तारीख डालती है अक्टूबर या नहीं डालती। ये 6 अक्टूबर को ये फाइल कर दी जाएगी। उसमें होगा क्या, उसमें कौन लोग होंगे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी होंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, अदलिया और अस्करी ताकतें जो हैं या उनके अरकान, उसको मैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम देता हूँ। तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम उसमें आ जाएगा किसी न किसी। मुझे जो बताया गया है वो ये कहा गया कि जो भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जो अब ओपन सीक्रेट्स हैं, खुले राज हैं, कि जनाब एक कर्नल साहब निकल रहे हैं और किसी को फ़ोन किया जा रहा है, किसी को SMS किया जा रहा है, GIT जो है वो व्हाट्सएप पे बन रही है कि ये नाम डालें,
इस तरह की सारी चीज़ें जो अब ओपन हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें उस दरख्वास्त में शामिल की जा रही हैं। उनके जो भी इससे जुड़ी हुई हैं वो सारी सबूतों के साथ अदालत में पेश की जाएंगी। अरफान कादर साहब वकालत करेंगे और फिर वो मैंने पूछा कि जनाब वो अगर आप जो दरख्वास्त है उससे कोई शोर शूर पड़ेगा कि कितनी मोटी है, कितनी फाइल है? उन्होंने कहा दरमियानी सी वो दरख्वास्त होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें जो असल में हकीकत हैं लेकिन लगती अफसाना हैं, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल, जैसे वो देवमालाई कहानियाँ नज़र आती हैं, इस तरह देवमालाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि उस तरह की जो कहानियाँ बाज़ार लगती हैं जिन्नों और परियों की, लेकिन वो अगर हकीकी तौर पे दिखा दी जाएँ, मिला दी जाएँ, तो फिर तो वो हकीकत बन जाती है, कहानी से निकल जाती है बात। तो ये इसी तरह की बात है, कहानी से निकल जाएगी बात, हकीकत का रूप धार लेगी और हकीकत दुनिया देख लेगी और शोर कहते हैं पड़ेगा। ये 6 अक्टूबर को मरियम लीक्स, मैं तो मुंतज़िर हूँ, हो सकता है मेरे हाथ अगर एक आध दिन पहले लग जाए। अब मैंने कह दिया, आप कई इसके पीछे लग जाएंगे, हो सकता है मुझसे पहले वो असल तमाम जो दरख्वास्त है वो कोई हासिल कर ले और दिखा भी दे या सुना भी दे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि दरख्वास्त तैयार है। 6 अक्टूबर मरियम लीक्स, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसका। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।